बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, आप सब बखूबी जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं, जहां एक तरफ से सरकार उम्मीदवारों को माइल करने के हवाले से इलेक्शंस का आगाज और ऐलान कर चुकी है, वहीं से दूसरी जानिब जो आम लोग हैं वो इस तशवीश में है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। जहां एक तरफ से मखदूश सूरत हाल बनी हुई है, खासकर जब हम सियासत की बात कर रहे हैं या 370 और 35A के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल आपने खुद देखा कि अमित शाह और मोदी के एक डिसीजन ने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को एक उस सोच में डाल दिया कि आखिरकार अब आगे निकलने का रास्ता क्या है। यकीनन इस रियासत का बच्चा बच्चा अब ये सोच रहा है कि वो कहां जाए, उनकी मंजिल क्या है, उनकी पहचान क्या है। आखिरकार डीडीसी इलेक्शंस कराने का मकसद क्या है, या ये इलेक्शंस क्यों कराए जा रहे हैं, जबकि रियासत की आवाम इस दुख और दर्द में इस वक्त दिखाई दे रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो उनके पास था वो अवाम के मुताबिक लूट लिया गया, 5 अगस्त को लूट लिया गया। यकीनन रियासत का बच्चा बच्चा यह सोच रहा है कि इस लूट और झूठ में आखिरकार उनका रहबर कौन होगा। बहरहाल इसी बहस के हवाले से आज हमने दावत दी है इंजीनियर सज्जाद को। इंजीनियर सज्जाद का ताल्लुक सरहदी कस्बा उड़ी के साथ है। इंजीनियरिंग करके इन्होंने गर्च अपना बिजनेस श्रीनगर में, जम्मू में या बाकी इलाकों में शुरू किया है, लेकिन इंजीनियर सज्जाद भी चाहते हैं कि वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। और इंजीनियर सज्जाद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर सज्जाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन में आने के लिए। शाहिद इमरान साहब, मैं आपका और कश्मीर क्राउन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ वक्त दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी बात रखने का आपने हमें मौका दिया। इंजीनियर सज्जाद साहब, जैसा कि मैंने आगाज में कहा कि रियासती अवाम नाराज दिखाई दे रही है। रियासती अवाम को इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त जो मूड होना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इंजीनियर सज्जाद। लेकिन इंजीनियर सज्जाद, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि फिर आप लोगों के मुताबिक इस दलदल में क्यों आ रहे हैं? हाँ सर, जहाँ तक इस चीज़ का ये कनेक्शन है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, लोगों में एक गुस्सा या गम की लहर तो ज़रूर है। अगर हम देखेंगे लोगों का पारा इतना हाई है कि थर्मामीटर अगर उनके मुंह में डाल दें तो शायद वो भी पड़ जाएगा। इस हद तक लोगों में गुस्सा है और लोगों का गुस्सा जायज़ है। वो सारी जो परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें जो हुई, वो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो था उसका फेलियर, वो उन चीज़ों का ये आज जो भी जितना जो सब हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो उसका रिजल्ट है। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे रीजंस ऐसे थे कि उन्होंने कभी भी किसी नौजवान को या जितने भी यूथ से जो भी लीडर निकल के आना चाहते हैं, जो लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्होंने उनको कभी मौका नहीं दिया। और आज भी वो लोग यही चाहते हैं कि अगर जैसे हमारे म्यूनिसिपैलिटी के काउंसिल के इलेक्शन होते हैं या गांव में पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो वो लोग आज भी उन लोगों को वहां लाने की कोशिश में है जिन लोगों को हम पिछले 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम देख रहे हैं, और वो आजमाए हुए चेहरे हैं। लेकिन मेरा इस चीज में आने का मकसद या मेरा इस चीज में आने की वजह वो एक ही चीज है कि मैं ये चाहता हूं कि यूथ अवेयर हो जाए। हम इनकी धोखाधड़ी में, इनकी इन गलत बातों में, जो चीजें ये पिछले 50 सालों से हमें दिखा रहे हैं, जो फॉल्स प्रॉमिसिंग है, हम उसका शिकार ना हो जाए। इस बारी हमें चाहिए कि हम सामने से आए। नहीं इंजीनियर सज्जाद, आप पर्दे के पीछे क्यों बात कर रहे हैं? सामने बात कीजिए, ओपनली बात कीजिए, डर के बगैर बात कीजिए। कौन लोग बता दीजिए। देखिए सर, इसमें मेन रोल आप डर रहे हैं नाम लेने से? हम किसी का नाम लेने से डर नहीं रहे हैं, हम किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों के साथ सामने चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। कौन आज की इस जो आज तक ये चीजें जो अभी हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसने किया, कैसे हुआ, वो लोगों में बिल्कुल पता है। हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कह चुका हूं कि लोगों में इतना गुस्सा है। ठीक है, अब अगर एक चीज निकल के दोबारा से आई, यूटी बन गया, यहाँ सारी चीजें जो कानून था, बाकी सब चीजें थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब यहाँ ये सोचने का वक्त है
कि क्या सियासत यहाँ तक ही महदूद है कि जो लोग पिछले 50 साल से 70 साल से फॉल्स प्रॉमिसिंग कर रहे हैं कौम के साथ, क्या वही हमारे ठेकेदार सारी उम्र आगे भी बने रहेंगे, या हमें खुद को भी सोचना है कि हमें आगे निकल के आना है इस चीज के लिए। ये तो कौम के हाथों में ये फैसला है, ना कि हम बिकी हुई कौम तो है नहीं। कश्मीरी कौम है, गयूर कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल सिविलाइज्ड है, हर चीज इनको पता है, तो बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। यूथ को भी सब पता है कि ये कैसे फॉल्स प्रॉमिसिंग करते हैं पहले और बाद में वो चीजें ऑन ग्राउंड होती नहीं है। तो मेरा मुद्दा यही है कि हम इस बारी हम इनको मानने वाले नहीं है, हम सामने निकल के आएंगे। नहीं सज्जाद साहब फिर भी आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आप डर रहे हैं शायद, आप अब्दुल्ला मुफ्ती बीजेपी के मोदी और अमित शाह से शायद डर रहे हैं। नहीं सर, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है और ये हर एक बंदे के पास अपना वर्ड रखने की, अपना नहीं आपको हक रखने का हक है। तो हम अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम अपनी बात कहीं पे भी रख सकते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सियासी चीजें हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, आइडियोलॉजी में फर्क होता है, जो हमारी सोच है वो 70 साल या 80 साल के बुजुर्ग के साथ मैच नहीं हो सकती। चीजें चेंज हो गई। पहले सियासत यहाँ थी, ऐसे थी कि टेस्ट मैच की तरह लोग देखते थे इसको, उसके बाद वनडे में चेंज हो गया, उसके बाद T20 आ गया, और अब वक्त आ गया है खाली वो 6 बालों की वो गेम है, ये एक सुपर ओवर की गेम है। ठीक है, अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो 20-20 साल उनके झूठे वादों का वेट करेंगे और लोगों की इन चीजों पे वो यकीन करते रहेंगे। आप मानते हैं कि हमें अपनों ने लूटा है, आपके कहने का मतलब यही है? बिल्कुल सर, हमारे साथ हर बार धोखा हुआ है, इस कौम के साथ धोखा हुआ है, कश्मीर के साथ धोखा हुआ है, यूथ के साथ धोखा हुआ है। हमें हर बार यूथ को बैकफुट पे धकेला गया है। यूथ को इस बार ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये किसी की विरासत है नहीं। खुदारा आप मुझे एक चीज बताएं, क्या एक ही कम्युनिटी, क्या वही लोग जो पिछले 70 साल से हमारे साथ ये सब चीजें करते आ रहे हैं, क्या वही हमारे ठेकेदार हैं और हम हर बारी हम उन पे ही यकीन करें, हम हर बारी उनके कहने पे ही चलें? हम इतने बिके हुए तो है नहीं। हम एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर के चर्चे पूरी दुनिया में है, सबको पता है कि कश्मीरी कौम कैसी है। यहाँ का नौजवान पढ़ लिख के आज पढ़ने लिखने के बाद, सर आप इस चीज पे थोड़ी सी गौर करें कि पढ़ने लिखने के बाद एक नौजवान मजबूर हो रहा है एक उस अनपढ़ सियासतदान के पैरों को हाथ लगाने के लिए कि सर मेरा काम करें। आप देखें कि नौबत कहां आ गई है। अगर आज भी हम आगे नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता फिर कोई और इससे बेहतर वक्त होगा कि हम इस चीज में आगे आए और अपना हिस्सा लें। ठीक है इंजीनियर सज्जाद, आप हुजूम से अलग होके, मुझे ये समझ आ रहा है कि आप हुजूम से अलग होके एक आजाद सोच लेके घूम रहे हैं मैदान में। लेकिन इंजीनियर सज्जाद, ये मुझे बता दीजिए, ये आजाद सोच का मकसद क्या है, आपकी मंजिल क्या है? आप चलिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं, डीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप हासिल क्या होगा आपको, और आप कौम को क्या देंगे, उड़ी की आवाम को क्या देंगे? ठीक है, मैं मानता हूं परनपीला, शायद आप परनपीला से जो कंस्टिट्यूंसी है वहां से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। बिल्कुल जनाब। देखें आप, जहां तक बात ताल्लुक हमारी उड़ी का है, उड़ी के लोग बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और काफी अच्छे लोग हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन उड़ी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पिछले 70 सालों से जो चीजें हुई है वो लोगों के सामने है। लोगों में इतना गुस्सा है, चाहे हम कोई भी पार्टी है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी लोगों को धोखा देने में। ये उड़ी की आवाम जानती है, उड़ी की आवाम ये जान चुकी है, उड़ी का नौजवान ये चीज जान चुका है। उड़ी के जो हमारे लोग हैं जनाब, वो 70% ऐसी आबादी है जो दिन की आमदनी पे चलने वाले लोग हैं। वहां ये ऐसा तो नहीं कि सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज है या बिजनेस उनके एस्टेब्लिशमेंट्स है, ऐसा तो है नहीं। पहाड़ी लोग हैं, वहाँ हमारी पहाड़ी कम्युनिटी है, तो वो लोग जनाब ऐसे लोग हैं, वो गरीब आवाम है। वहां पे 70% लोग जो है वो उनका डेली वेज जो है वो उस पे अपना गुजारा करते हैं। जब से पिछली 5 अगस्त से ये जो सियासी जंग छिड़ी है, जो हमारी डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो उड़ी के जो ठेकेदार थे वो कहीं नजर आए नहीं। 1.5 साल से लोग जो सफर कर रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा।
अब जब तक बात जहां तक बात बिल्कुल, ये भी सवाल पूछने लगे इंजीनियर सजाद जी। आखिरकार आपके जो उड़ी के पॉलिटिशियंस हैं वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, उनने बात क्यों नहीं की इस हवाले से? जनाब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप ये चीज, ये लोगों में बिल्कुल इस चीज की, ये बिल्कुल इसमें ये चीज पूरी क्लियर है, लोगों को इस चीज का पूरा पता है कि जब पिछले 70 सालों में उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसिंग से, झूठों से लोगों को हर बार भरोसा दिलाया, और उड़ी की अवाम एक ऐसी अवाम है जो हर बार आप पे भरोसा करती है, हर बार आप पे भरोसा इसलिए करती है कि चलो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में भी इस शख्स को ये एहसास हो जाए कि इस अवाम ने जिसने हमारा साथ दिया तो हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। जनाब उड़ी की आप मैं आपको क्या बताऊं, उड़ी की डेवलपमेंट का चेहरा जो है वो उड़ी मार्केट से नजर आता है। अगर आप मार्केट में एक दिन खड़ा रहें तो वो जो धूल है मार्केट में, जो डस्ट है, मुझे लगता है आधे 50% अवाम जो उड़ी की लोग हैं वो मार्केट में आने की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। इंजीनियर वो जो सजाद धूल है वो बिल्कुल दिखाती है उन लोगों की डेवलपमेंट दिखाती है जो उड़ी के ठेकेदार बने फिरते थे। तो आप आवाम को ये चाहिए, उनको चाहिए कि भाई कोई उड़ी का ठेकेदार नहीं बन सकता। उड़ी की ठेकेदार उड़ी का नौजवान है, उड़ी की अवाम है जिन्होंने इतने धोखे खाए हैं। अब वो धोखे खाने के लिए जनाब वहां पे बैठे हुए नहीं है। नहीं, आपका मानना है इंजीनियर सजाद कि जितने भी एमएलए आज तक उड़ी में आए हैं या जितने भी हुक्मरान आज तक हुकूमत कर चुके हैं उड़ी में, उन्होंने अवाम को सिर्फ लूटा, कुछ नहीं किया डेवलपमेंट के नाम पे? जनाब डेवलप क्या मिसाल दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेवलप नाम के हमेशा उड़ी की अवाम को लूटा गया, उड़ी की अवाम को धोखों में रखा गया। ये धोखाधड़ी, इस ऐसी सियासत उड़ी में चली कि लोगों के जहन में एक दूसरे के लिए जो इन्होंने ये जहर भरा, तो लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। अब लोग, उड़ी के जो अवाम है वो बहुत पढ़ी लिखी कौम है, वो अब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। डेवलपमेंट की मैंने आपको बताया कि मेन टाउन से डेवलपमेंट का चेहरा दिखाई देता है। जब आप उड़ी जाते हो तो आप शाम को बीमार होकर घर लौटते हो। अब कल का ही मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, एक वाकया सुनाऊं, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है। आज तक जिन लोगों से ऐसा नहीं हो सका कि वो अवाम के लिए ऐसा सोचे, उनकी लाइफ, उनकी मतलब जिंदगियां बचाने का कोई साधन करे, उनसे वो चीजें नहीं हुई। बंकर देने के वो झूठे वादे हुए। अगर उड़ी में एक कोठा दिया जाता है, किसी गरीब को दिया जाता है, तो अगर जनाब वो 70,000 या 50,000 की पेमेंट है, उसमें भी उसको कमीशन लिया जाता है। आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की ये चीजें ऐसी हैं जो आप मुझे देखें, जो उड़ी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके मतलब अच्छी खासी बिजनेस है, प्रॉपर्टियों के मालिक हैं, लेकिन आप उनका जब राशन कार्ड चेक करते हैं उनकी चंदी बीपीएल कैटेगरी में आती है। वहीं एक जो गरीब है वो बेचारा आज भी एपीएल कैटेगरी में आता है। मुझे समझ नहीं आती ये चीजें बैक एंड से की जा रही हैं, उनमें पॉलिटिशियंस का हाथ है या फिर जो चमचे बने फिरते हैं, जो खनपेज बने फिरते हैं वहां पे, वो ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाब वक्त आ गया है कि अब हम इन चीजों पे बिलीव करने वाले नहीं है। हर बार उड़ी की यूथ को पीछे धकेला जाता है, बैकफुट पे लिया जाता है कि कोई आवाज ना उठाए, लेकिन अब हमें लाइफ थ्रेट भी होगा। हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम इस चीज को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये उड़ी की आवाम की आवाज है, ये उड़ी के यूथ की आवाज है। आज की सिचुएशन ऐसी है, इसलिए लोग हमें मजबूर कर रहे हैं और हम इसलिए इस चीज में आ रहे हैं। हमारे पास किसी पार्टी की एफिलिएशन नहीं है, हमारे पास किसी पार्टी का कोई मैंडेट नहीं है। हमारे पास मैंडेट है अगर, तो वो है लोगों का। हमें लोग मजबूर कर रहे हैं, इसलिए हम अपना बिजनेस, अपना घर, अपनी तालीम, जो भी चीजें हैं, हम वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों के बीच आके उनके बीच में एक वो ब्रिज बनना चाहते हैं जहां से उनकी ये सारे हल निकले। इंजीनियर सजाद, एक और सवाल है मेरा कि अगर हम आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, जो परनपीला आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, बिल्कुल, तो कुछ रोज पहले वहां के लोग भी हमारे पास आए थे। शेड्यूल्ड ट्राइब के हवाले से उनका मसला था कि ये कंस्टिट्यूएंसी आखिरकार अगर पहाड़ी लोगों की कंस्टिट्यूएंसी है तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों डिक्लेयर की गई? वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो आपका मानना है कि पहाड़ी लोगों के साथ वाकई वहां पे नाइंसाफी हुई या ये महज एक सुनाई बातें हैं? हाँ जनाब, जहां तक मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं, ये सरासर नाइंसाफी है। वहां पे 1/3 मेजॉरिटी अगर है तो मैं आपको ये बताऊं, और मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको बैकफुट पे धकेला जा रहा है। ये तो ना इंसाफी है। अब ये किसने की, क्यों की, किस पर्सनल, ये पॉलिटिकल जो इन चीजों के ये बेनिफिट्स है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया है, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया है।
जिस शख्स ने भी किया है हम उसको शरेआम नंगा करेंगे और उसको बताएंगे कि हमारा आपसी जो भाईचारा है ये हमेशा कायम रहेगा। पहाड़ियों के साथ जो ये नाइंसाफी हुई है इस चीज पे मैं ये यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं, अवाम के साथ ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि अगर उड़ी यहाँ परनपीला कंस्टिट्यूएंसी को एसटी के लिए रिजर्व कराया जाता है तो उड़ी की आवाम को एसटी क्यों नहीं दी जाती? वो अगर वो लोग ये डिजर्व करते हैं कि ये एसटी को चली जाए तो उड़ी की आवाम भी तो डिजर्व करती है कि वो उनको भी एसटी मिले। और हमारा ये मेन मुद्दा रहेगा जिस किसी शख्स ने भी इस चीज में अपना रोल अदा किया है, अब हमारा रोल यही है कि अगर उड़ी एसटी रिजर्व हो सकती है तो उड़ी के लोगों के लिए भी एसटी हम लेके आएंगे। और हम इस चीज पे हम यकीन दहानी से इस चीज पे हमारा पहला मुद्दा ही यही होगा, हम इस चीज पे काम करेंगे। और पहाड़ी लोग जितने भी हैं वो जनाब हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ छाना बिछाना खड़े हैं और हम उनके लिए बिल्कुल हम फ्रंट से लीड करेंगे इस चीज के लिए कि अगर उड़ी को एसटी में रिजर्व किया जाता है तो उड़ी की आवाम को भी एसटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इंजीनियर सजाद साहब, एक और सवाल है मेरा कि ये डीडीसी इलेक्शंस लड़ने का मकसद क्या है? आखिरकार जब आप कल को कामयाब भी होते हैं इन इलेक्शंस में तो क्या मंशूर है, क्या मिशन है आपका? हाँ बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ये पूछने लायक क्वेश्चन है। और मैं अच्छा, बाकी क्वेश्चंस पूछने लायक नहीं, आपको गुस्सा आ गया? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। बट आपका ये जो क्वेश्चन है ये रिमार्केबल इसलिए है कि मुझे अपना स्टैंड क्लियर करना है जी। मुझे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, करना बिल्कुल है। कीजिए। मैं इस चीज में आया क्यों आया, मेरा मकसद क्या है, तो बिल्कुल चीज आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, बिल्कुल जनाब, तो क्यों आए? हाँ, तो मैं इस चीज में इसलिए आया, मैंने आपको बताया कि उड़ी का ठेकेदार कोई वो बंदा नहीं बन सकता जिसने पिछले 70 सालों से 30 सालों से 20 सालों से उड़ी की आवाम को धोखा दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। जब उनको जरूरत थी वोटों की जरूरत थी वो उड़ी में आए, लोगों से नाराबाजी करवाई। उड़ी की पॉलिटिक्स जनाब अब चेंज हो चुकी है। उड़ी की पॉलिटिक्स जो है वो कॉमेडी वाली पॉलिटिक्स अब नहीं रही, जहां लोग स्पीच करते थे वहां लोगों को हंसाते थे, गोल मारते थे। जनाब वो चीजें आज चेंज हो चुकी हैं। आपको कॉमेडी अगर सर्कस वाली चीजें होती तो इंडिया के कॉमेडियंस आज मुझे लगता है शायद वही इंडिया को लीड कर रहे होते और वही प्राइम मिनिस्टर भी होते। तो अब ये चीजें पूरी क्लियर हैं। और जहां तक बात आती है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में जनाब जब आप देखें उड़ी ही एक ऐसा इलाका है जहां पे 2 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उड़ी की आवाम को वहां उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। उड़ी की आवाम को ही वहां फ्लैट रेट पे अभी भी वो अपने किराए, वो बिजली के किराए भर रहे हैं। तो इसमें आप ये सोचने लायक बात है। अच्छा, आपका मानना है कि बिल्कुल भी आज तक कोई बेनिफिट उनसे नहीं मिला? सर कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं पिछले 6 दिनों से मैं उड़ी में लगातार मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की आवाज सुन रहा हूँ। तो 6 दिन से जनाब वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैंने 6 दिन नहाया नहीं। आप खुदा रहा बताएंगे कहाँ का इंसाफ है जहां से 2 पावर प्रोजेक्ट जनरेट होते हैं और बड़े पावर जो पूरी कश्मीर को, इंडिया को पावर सप्लाई जहां से मिलती है। आप उड़ी को जनाब पावर तो दे दें, आप पैसे ले रहे हैं, पावर दे दें, कोई फ्री का तो आप पावर देंगे नहीं। वहां आप देखेंगे जनाब आज भी पावर की परेशानी की और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनसे लोगों को महरूम रखा गया है। आप मुझे बताएं कौन सी डेवलपमेंट हुई, कौन सी प्रोग्रेस आज तक उन्होंने की है? मैं क्या क्या बताऊं जनाब आपको, जब अगर मैं गिनूंगा तो वक्त इतना नहीं लगेगा। मुझे लगता है इसमें मेरी आधी उम्र निकल जाएगी, कितने भी उन्होंने धोखे आज तक दिए हैं। अच्छा, तो इंजीनियर सजाद साहब, एक और सवाल यहाँ पे सामने आता है कि डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर जो है पीपल्स अलायंस या गुपकार डिक्लेरेशन की आप बात करें या बीजेपी भी इस वक्त मैदान में है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अलायंस इसलिए कर चुके हैं ताकि भाजपा या आरएसएस को कश्मीर में वो किसी भी तरह से उनको मुंह की खाने पड़े। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर सामने आ रहे हैं, ये जो पीपल्स अलायंस या बाकी जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके हवाले से आपका क्या ख्याल है? जनाब ये इनका इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है बीजेपी आरएसएस वाली बात है, तो कश्मीर में बीजेपी आरएसएस का कोई सपोर्टर ना तो था, ना है, ना आने वाले वक्त में भी होगा। तो आपने मानते हैं? हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ, ये ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि हम एक डिफरेंट सोच के
इंसान हैं, हम इंसानियत पे भरोसा करते हैं, हम कम्युनलिज्म पे, इन चीज़ों पे हम भरोसा करने वाले हैं नहीं। कश्मीर की जो कौम है, हमारा बिलीव जो है वो बिल्कुल सामने है। हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव करने वाले लोग हैं। यहाँ पे मजहब के नाम पे जंग, मजहब के नाम पे सियासत, मजहब के नाम पे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं नहीं। तो अब जहाँ तक हमारी रीजनल पार्टीज का सवाल है, ये लोग, इन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है जिसमें पीपल्स अलायंस के नाम से इन्होंने इसका नाम रखा है। उसमें हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी आती है, उसमें हमारी रीजनल पार्टी, बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आती है, उसमें पीडीपी भी आती है, और कल मैंने सुना कि इसमें नेशनल कांग्रेस भी अब ज्वाइन, बिल्कुल, कांग्रेस से भी कांग्रेस भी इसमें ज्वाइन कर रही है। बट अब इनका जो अलायंस है, ये वही चीजें दोहरा रहे हैं जनाब जो पिछले 70 सालों में इन्होंने बोली, और वो फॉल्स प्रॉमिसिंग निकली। अब कौम तो इतनी बेवकूफ है नहीं कि हर बार इनकी ये चीजें सुनेगी और इनके पीछे चलेगी। बिकी हुई कौम तो है नहीं हमारी। तो लोगों में जनाब, मैं कह रहा हूं कि लोगों के मुंह में थर्मामीटर डालोगे वो फट जाएगा। पारा इतना हाई है, तो वो पारा इन्होंने ही हाई किया हुआ है जो झूठे वादे करते रहे आज तक। तो हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इस बारी इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको पता चलेगा कि कश्मीर में हमारे बगैर और भी लोग कश्मीर को आगे लेके जा सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं, और जितनी भी जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। हम ही ठेकेदार नहीं हैं, ये इनको इस बारी पता चल जाएगा। बिल्कुल। इंजीनियर सजाद साहब, एक और सवाल, और आखिरी सवाल होगा इस इंटरव्यू के दौरान। आप इंजीनियर हैं, लेकिन एक और इंजीनियर थे कश्मीर के, इंजीनियर रशीद साहब, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल। और गुज़िश्ता 1.5 साल से वो पाबंदी सलासिल हैं। काफी दुख हो रहा है उनकी फैमिली को, उनको रिलीज करना चाहिए, ये डिमांड बन रही है पूरे कश्मीर में। तो इंजीनियर सजाद साहब, इंजीनियर रशीद ने आपकी कंस्टिट्यूंसी में पिछले इलेक्शंस में लीड ली। इंजीनियर रशीद के हवाले से आपका क्या ख्याल है? तो सर, ये चीज देखें, इंजीनियर रशीद साहब हमारे मतलब बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, और आज वो कहाँ है, क्या है, इस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मुझे है नहीं। तो बस हम भी यही सुन रहे हैं कि वो नजरबंद है। तो पहले अगर उनकी ही बात करूं मैं, अगर अब इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को तो ये चाहिए पहले कि रशीद साहब भी एक इस फ्रेम में आते हैं, उनको जनाब उनके बारे में भी सोचा जाए, वो कहाँ हैं, उनको भी लाया जाए। और उन्हें बात तक नहीं की। बिल्कुल, आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हो, और इंजीनियर रशीद को जेल में रखा चीज में आगे, और उस शख्स का कहीं नाम पता है नहीं। मेरा तो उनके साथ पर्सनल, ना तो मैं कभी उनसे मिला हूं, ना मेरा कोई उनसे पर्सनल कांटेक्ट है, ना कोई ऐसी एफिलिएशन है। उड़ी में लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए तो इंजीनियर रशीद ने वहां से लीड ली। तो वो चीज वहां यहाँ पे ये क्लियर करती है कि उड़ी का ठेकेदार कोई नहीं है। उड़ी का ठेकेदार कोई नहीं है। जो लोग उड़ी में बैठ के उड़ी के लोगों को आज तक बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, उनका वक्त खत्म होता जा रहा है जनाब। अब चीजें चेंज होती जा रही है। इनका कॉमेडी या सर्कस, ये चीजें अब चलने वाली है नहीं। आप मुझे बताएं जनाब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डेवलपमेंट के इसमें भी ये चीज आती है। अभी तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो CSR फंड्स की थी NHPC 1 या NHPC 2 में, वो अभी तक नहीं हुई है। ना लोगों को ये चीजें बताई जा रही है कि वो फंड्स अभी तक पेंडिंग है, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जा रही हैं। पर इसके खिलाफ चाहिए आवाज उठाने की तो जरूरत है। वो लोग तो आवाज उठाएंगे नहीं जो उनके साथ ऑलरेडी पहले ही उनसे क्या माल लेके बैठे हैं, क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उनके साथ किए हुए हैं, हमें तो इस चीज की भी पता नहीं है। तो लेकिन अगर आवाज नहीं उठा रहे हो तो उसकी कोई वजह भी बताओ। कितने ही एग्रीकल्चरल ऐसी स्कीम्स हैं जनाब जहां पे सब्सिडाइज्ड लोन स्कीम्स हैं यहाँ हमारे फार्मर्स के लिए, और पहाड़ी तबका है हमारा, और वो लोग जमींदार लोग हैं, उनको वो बेनिफिट्स बताए। वो आज भी JK बैंक के नीचे फंसे हुए हैं, वो इंटरेस्ट वाले लोन जो है वो ले रहे हैं, लेकिन सब्सिडी के बारे में उनको कोई बताने वाला है नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें इसी आपको जनाब, मेरा ताल्लुक जो है वो चाकरा से है। ये जो बिल्कुल गांव जो है ये बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है हमारा। एक ये चाकरा अड़ूसा, ये बिल्कुल LOC के साथ पड़ता है। ठीक है, अच्छा, हमारे गांव में हमारा मैं वहीं से ताल्लुक रखता हूँ। उस गांव में जनाब ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं कि वो हमारा एक बेल्ट है, चाकरा है, अड़ूसा है, ईशम है, ग्वालता है, नावारूडा है, दर्दकोट है, कालगई है। और वहां पे लास्ट टाइम हमने अपनी तरफ से बहुत जोर लगा के एक हायर सेकेंडरी जनाब, इतनी आबादी के लिए जो मैंने आपको गिने, ये सारे हल्के हैं, और वहां पे आप पहाड़ी इलाकों की जो आबादी है, जो घर है, वो दूर दूर रहते हैं। तो बहुत उनके लिए ये तकलीफ दे चीज होती है। वहां की रोड सही नहीं है, बच्चों के लिए परेशानी होती है। एक हायर सेकेंडरी हमने लाई, और हमारे ही उन लोगों ने जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं,
उन्होंने वहां से वो चीज वहां नहीं होने दी और उस हायर सेकेंडरी को जनाब वहां नहीं उन्होंने एस्टेब्लिश होने दिया। अब आप बताओ कि हमारे वो लोग उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हमारी वहां पे 10 PHCs हैं, जो वहां पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, और इस पूरे एरिया में जनाब एक वहां से एक एम्बुलेंस है, और जब तक वो एम्बुलेंस दूसरे गांव में पहुंचती है और उस बंदे की डेथ हो जाती है। उड़ी में आप देखें जब हमारा ये चीज जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल का कोई कहीं पे किसी ने आज तक जिक्र ही नहीं किया, जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी, निहायत ही जरूरी है। उड़ी से, उस गांव से, उस इलाके से बर्फ होती है, बारिश होती है, मौसम का ये मसला है, या वहां से यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे अवेल नहीं होता, लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं है जनाब, तो उन लोगों को जब बारामूला पहुंचना होता है, श्रीनगर पहुंचना होता है, पेशेंट आधे रास्ते में मर जाता है। और वो ये इन चीजों पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। उड़ी में जाके वोट मांगने वाला हर कोई है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला हर कोई है, लेकिन इन मुद्दों पे काम करने वाला कोई नहीं है। और इसके साथ साथ वक्त भी आपका ज्यादा ले रहा हूं, बट मैं एक बात और रखना चाहूंगा इसके साथ मैं एक बात और रखना चाहूंगा। आज तक जनाब इन लोगों ने रोडें जो बनवाई PMGSY के थ्रू, वो सेंटर की स्कीम थी, आज तक इन्होंने उन लोगों की सुनवाई नहीं की। लोगों के 10 साल से उन्होंने इनके घर उठाए हैं रोड पे, जो उस सर्वे में आते थे, उनकी पेमेंट्स अभी पेंडिंग है। लोगों के अपने जमीन का पैसा पेंडिंग है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जनाब वो घर बनाए थे, आज तक उनको उनका पैसा सुनवाई वाला नहीं है उड़ी में कोई भी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि उड़ी में कैसी सियासत, किस चीज की सियासत ये लोग कर रहे हैं, और कैसे ये मतलब लोगों को हर बार दबोचने की कोशिश कर रहे हैं और बैक फुट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अब ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। इंजीनियर सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम बातों का खुलासा आपने आज किया सरहदी कस्बा उड़ी के हवाले से। खासकर इंजीनियर सज्जाद का ये मानना था कि अमीरों के मोहल्लात से मुझे काफी नफरत है, गरीबों की आवाज हूं मैं, पहाड़ियों की परवाज हूं मैं, गुजर या बाकी जितने भी लोग उड़ी में रह रहे हैं उनके हवाले से मैं जरूर काम करूंगा। और आने वाले वक्त में अगर किस्मत ने साथ दिया तो इंजीनियर सज्जाद का कहना है कि जरूर उड़ी के अवाम की खिदमत करेंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज का ये शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। जरूर हम आपकी मुलाकात कुछ और शख्सियत से कराने जाएंगे आने वाले वक्त में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन जर्नलिज्म।